जी अस्सलाम वालेकुम। क्या फोर आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 18। आज के लेक्चर में हम एक तो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 4। उस चैप्टर से पहले हम केस स्टडीज़ को कैसे अटेम्प्ट करना है, बिजनेस लॉ की केस स्टडी को ये सीखेंगे। लेक्चर के दो हिस्से होंगे। पहले लेक्चर में हम केस स्टडी को कैसे अटेम्प्ट करना है ये सीखेंगे, और लेक्चर के दूसरे हिस्से में हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। क्लियर जी। इससे पहले आज हमारी कोई असाइनमेंट तो ड्यू नहीं थी, ठीक है। कोई प्रीवियस लेक्चर में से, प्रीवियस चैप्टर में से, 2 चैप्टर्स हमने पढ़े, दोनों चैप्टर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहे पूछ सकते हैं। दोनों चैप्टर में से कोई क्वेश्चन नहीं है जी। हाइब्रिड क्लास में भी कोई क्वेश्चन नहीं है क्या? यस नो कीजिए, आवाज आनी चाहिए, यस नो कीजिए। हाइब्रिड क्लास में से कोई क्वेश्चन? सर जी जी जी। एक वो टेस्ट में क्वेश्चन आया था। अच्छा जी, टेस्ट की डिस्कशन जो है ना वो मैं अलग वीडियो में अपलोड करूंगा। अगर हम क्लास में टेस्ट की डिस्कशन करते हैं ना तो इससे वो लेक्चर पूरा टेस्ट डिस्कशन में निकल जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि टेस्ट की डिस्कशन अलग वीडियो में रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर कर दूं। अगर मैं ना कर सका तो फिर क्लास में डिस्कस होगा, टेस्ट डिस्कस ज़रूर होगा, ठीक है जी। मे बी सेपरेट वीडियो हो, मे बी क्लास में डिस्कशन हो। तो ये आपके जो टेस्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं हम उस डिस्कशन में इसको आंसर करेंगे जी। अभी आप खुद से सोचिए कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, अपनी जजमेंट अप्लाई कीजिए, ठीक है। सोल्यूशन आपके साथ शेयर नहीं हुआ उसका, टेस्ट का सोल्यूशन मैं आज शेयर कर देता हूँ, ठीक है। अपनी जजमेंट अप्लाई कीजिए, सोल्यूशन देखिए, डिस्कशन में फिर आपके क्वेश्चन को आंसर करूँगा। ये और कोई क्वेश्चन? जी जी। कौन से वाला केस पूछा था? जी 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 जी। हाँ, वो कल हमने केस स्टडी की थी जिसमें वो पैसों के अगेंस्ट में एक पर्सन ने कहा था वुमेन से कि आप डिवोर्स लेके वैसे शादी कीजिए। तो वो बेसिकली इमोरल कैटेगरी में आता है, इमोरल, ठीक है। वो हमने जो एग्जांपल्स पढ़ी थी इलीगल एग्रीमेंट्स की, उन मेन एग्जांपल में था इमोरल, ठीक है। इमोरल था ना? हाँ जी बिल्कुल, वो इमोरल एग्रीमेंट की वजह से वॉइड जी। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? जी जी। अगर गार्डियन कहता है माइनर से कि मैं आपको गिफ्ट दूंगा, या इवन कोई भी पर्सन किसी जो कि रिश्तेदारों में से है, ठीक है, पर्सन किसी को कहता है कि मैं आपको गिफ्ट दूंगा, अभी दिया नहीं है, गिफ्ट दूंगा। अगर गिफ्ट दिया जा चुका हो ना, उसे फिर हम कंप्लीटेड गिफ्ट में लेके जाते हैं। लेकिन अगर गिफ्ट दिया नहीं गया, अभी वादा किया गया है, गिफ्ट दिया नहीं गया, क्या किया गया है? वादा किया गया है, उसे फिर हम कंप्लीटेड गिफ्ट में नहीं लेके जाते, क्योंकि कंप्लीट तो हुआ ही नहीं है, ठीक है। कंप्लीट तो अभी वो हुआ ही नहीं, उसे फिर हम लेके जाते हैं एग्रीमेंट ऑन काउंट ऑफ नेचर लव एंड अफेक्शन में। तो ये अगर कोई एक पर्सन किसी दूसरे गार्डियन हो या कोई अंकल हो, कोई भी हो, इवन फादर है, वो अपने सन से अगर वादा करता है कि वो कोई गिफ्ट लेके देगा, लीगली ये एग्रीमेंट ऑन काउंट ऑफ नेचर लव एंड अफेक्शन में जाएगा। अगर तो ये रिटर्न रजिस्टर्ड वगैरह नियर रिलेशनशिप है तो ऑन काउंट ऑफ नेचर लव एंड अफेक्शन तो फिर वैलिड है, वरना ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल नहीं है जी। बिल्कुल, पेरेंट्स और गार्डियन का बच्चे के साथ नियर रिलेशनशिप और नेचुरल लव एंड अफेक्शन एज्यूम किया जाता है कि है, होता है, अनलेस कि आप साबित कर देंगे नहीं है, ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल बताई थे एग्रीमेंट की, हस्बैंड वाइफ वाले, ठीक है। अनलेस कि आप साबित कर दें, नॉर्मली क्या एज्यूम किया जाएगा कि इनमें नियर रिलेशनशिप है। लेकिन एग्जाम में जब ये केस स्टडी आएगी ना, आपके लिए चारों कंडीशन लिखना जरूरी है सोल्यूशन में, ठीक है। 2 कंडीशन लिखिए, आप कह देंगे ये तो हमें ऑलरेडी सोल्यूशन क्वेश्चन में बता दी गई है कि नियर रिलेशनशिप है और नेचुरल लव एंड अफेक्शन। बाकी अगर ये 2 भी पूरी हो गई, रिटर्न और रजिस्टर्ड वाली, फिर ये एग्रीमेंट वैलिड होगा। सोल्यूशन में हमने सारी कंडीशन का जिक्र करना जरूरी है जो भी उस एग्रीमेंट के वैलिड होने के लिए लिखी गई है।
देखिए अगर क्वेश्चन में रजिस्टर्ड, आप इस लेवल पे है ना, इसमें जजमेंट्स अप्लाई करने के काबिल नहीं है। जजमेंट अप्लाई करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है, प्रैक्टिकल लाइफ का, प्रैक्टिस का। इसीलिए अगर क्वेश्चन में उसने दो कोई सी कंडीशंस लिख दी हैं तो आपने क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन से एज्यूम नहीं करना कि अंडरस्टूड है, अगर ये हो गई, ये ज़्यादा सख्त थी कंडीशन, ये हो गई तो हल्की वाली भी हो गई होंगी, ये एज्यूम आपने मेंशन करना है। लॉजिकली आपकी बात ठीक है, लॉजिकली आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है कि एक जो रजिस्टर्ड हो गया है वो रिटर्न भी तो होगा, सही ना, 100% लॉजिकल है, हो ही नहीं सकता कि वो रिटर्न ना हो और रजिस्टर्ड हो जाए। लेकिन टू बी ऑन सेफ साइड आपके लिए बेहतर क्या होता है कि जिस कंडीशन का भी उसने क्वेश्चन में जिक्र नहीं किया आपने सॉल्यूशन में जिक्र कर देना है। कुछ जगहों पे ये इररेलेवेंट होगी बात, लेकिन कुछ जगहों पे ये आपको फ़ायदा भी देगी। तो मैं जब आपको आंसर दे रहा हूँ ना, वो किसी एक क्वेश्चन को सामने रख के नहीं दे रहा, मैं सारी केस स्टडी को सामने रख के आगे क्या क्या कुछ आ सकता है। तो इसलिए असूल क्या बता रहा हूँ कि क्वेश्चन के अंदर अगर एक एग्रीमेंट के लिए फ़र्ज़ कीजिए 4 कंडीशन पूरी होना ज़रूरी हैं, क्वेश्चन में 2 पूरी हो रही हैं, तो आपने सोल्यूशन में बाकी की 2 लिखनी है कि अगर ये भी पूरी हो रही हैं फिर ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। क्लियर होगी ये बात? और की क्वेश्चन? चलिए अब चलते हैं हम अपने आज के अहम डिस्कशन की तरफ, जिसमें हम सीखेंगे हमने केस स्टडी को कैसे अटेम्प्ट करना है। कैफ 4 के स्टूडेंट्स के लिए ये कंसेप्ट ख़ास तौर पे बहुत अहम है, क्योंकि कैफ लेवल पे आपका ये पहला सब्जेक्ट है, प्रोबेबली पहली अटेम्प्ट है, और इससे पहले आपने आई कैप का रिटन एग्जामिनेशन ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने नहीं दिया होगा, रिटन अटेम्प्ट नहीं किया होगा। केस स्टडीज आई कैप के तकरीबन हर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में आई कैप टेस्ट करता है, यानी जितने थ्योरी के सब्जेक्ट्स होते हैं ना उनमें आई कैप कहता है कि है तो सब्जेक्ट्स बज़ाहिर थ्योरी के, लेकिन इनमें मैं ज़्यादातर केस स्टडी टेस्ट करूँगा। तो बिजनेस लॉ में भी याद रखिए आई कैप ने कुछ रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन भी पूछने हैं 30-35 मार्क्स के करीब, 15 मार्क्स के करीब एमसीक्यूज भी पूछने हैं 15 मार्क्स एग्जैक्टली। लेकिन 50% पेपर जो है या 50% से ज़्यादा वो केस स्टडी बेस्ड होगा। केस स्टडी पे आपकी ग्रिप नहीं है, पेपर पास नहीं कर सकेंगे। केस स्टडी पे ग्रिप नहीं है, पेपर पास नहीं कर सकेंगे। केस स्टडी पे ग्रिप नहीं है, पेपर पास नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो हमने पहले 2 चैप्टर्स में कुछ केस स्टडीज़ की, जिससे कम से कम आप थोड़ा केस स्टडी के साथ फेमिलियर हो गए। आज के लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं केस स्टडीज़ को आपने प्रेजेंट कैसे करना है, ड्राफ्ट कैसे करना है, लिखना कैसे है एग्जाम में। ठीक है जी, अटेंटिव होके सुनिएगा। जो रूल्स आप इस सब्जेक्ट में सीखेंगे केस स्टडी को अटेम्प्ट करने के, ज़्यादातर रूल्स बाकी के सब्जेक्ट्स की केस स्टडी पे भी अप्लाई होते हैं, लेकिन बहरहाल मैं आपको स्पेसिफिकली बिजनेस लॉ की केस स्टडी के रूल्स बताऊंगा। ठीक है, बाकी के जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनमें रेलिवेंट टीचर जो होंगे वो आपको गाइड करेंगे। हाउ टू सॉल्व केस स्टडी ऑफ बिजनेस लॉ, 2 स्टेप्स हैं, बड़े स्टेप्स 2 हैं, यानी केस को सॉल्व करना है। केस स्टडी, पहला आपने क्वेश्चन को देख के पहचानना है कि ये क्वेश्चन है कौन सा, क्या ये केस स्टडी है भी कि नहीं। आपके क्वेश्चन पेपर में 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से? एमसीक्यूज बेस्ड, थ्योरेटिकल क्वेश्चन रटे वाले, और केस स्टडी। आपका सबसे पहला काम ये होगा कि पहले पहचान तो ले ये क्वेश्चन केस स्टडी है कि रिप्रोडक्शन का है, फिर उसके बाद केस स्टडी कैसे अटेम्प्ट करनी है रूल अप्लाई करेंगे ना। कि हर क्वेश्चन के ऊपर तो ये रूल अप्लाई नहीं कर देना। एमसीक्यूज तो आप दूर से पहचान लेते हैं ये एमसीक्यूज हैं, क्यों? वो पीआरसी में एफसी लेवल पे आपने दवा के एमसीक्यू सारे से एमसीक्यू बेस्ड था। आपको पता है जहां जिस क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस देगा वो एमसीक्यूज बेस्ड है, उसकी हम डिस्कशन नहीं कर रहे। फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है और केस स्टडी है, इसमें से कैसे पहचानना है ये अब आपको रूल बता रहा है। हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज ए केस स्टडी और क्वेश्चन ऑफ रिप्रोडक्शन, कैसे पहचानेंगे ये रूल बता रहा है। पहले कह रहा है फॉलोइंग आर सम हिंट्स टू आइडेंटिफाई केस स्टडी। अच्छा, हिंट्स का लफ्ज उसने क्यों बोला?
क्योंकि ये जो रूल्स आपको सिखाए जाएंगे ये मोर देन 90% केस, समझ लीजिए केसेस में आपको केस स्टडी आइडेंटिफाई करवा देंगे, लेकिन समटाइम्स ये आपको अपनी जजमेंट भी अप्लाई करना पड़ेगी। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, ज़्यादा एक्सपीरियंस होते जाएंगे ना, ये आपको रूल्स भूलते जाएंगे और आपकी जजमेंट ही इतनी शार्प हो जाएगी प्रैक्टिस की वजह से। नॉलेज आपके ऑटोमेटिकली, आप जैसे ही क्वेश्चन सामने आएगा फौरन ही देख के अंदाज़ा लगा लिया करेंगे कि ये रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है कि केस स्टडी है। तो जो रूल्स है ना ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, 100% केसेस पे अप्लाई नहीं होंगे, मोर देन 90% केसेस पे अप्लाई होंगे। बाकी का जो 10% है ये गैप कैसे फिल होगा, ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको ऑटोमेटिकली अंदाजा होता जाएगा, क्वेश्चन को देख के, रिक्वायरमेंट्स को देख के, इंफॉर्मेशन को देख के ये केस स्टडी है यहाँ के रिप्रोडक्शन। तो ये रूल्स सिखाए जा रहे हैं, हार्ड एंड फास्ट रूल्स हैं, 100% सिचुएशन में हो सकता है अप्लाई ना हो, ठीक है, मोर देन 90% में अप्लाई होंगे। बाकी गैप के लिए क्या करना है हमने, प्रैक्टिस। कह रहा फॉलोइंग आर सम हिंट्स टू आइडेंटिफाई केस स्टडी। पहला, यूजुअली केस स्टडी ऑफ बिजनेस लॉ कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग पैराग्राफ व्हाइल ए क्वेश्चन ऑफ रिप्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ 2 to 3 लाइंस। इसमें सबसे पावरफुल वर्ड है लॉन्ग, ठीक है। तो पहली निशानी जो उसने हमें बताई, उसने क्या कहा कि आपको लेंथ ऑफ द क्वेश्चन से पता चल जाएगा, अंदाजा हो जाएगा केस स्टडी है कि रिप्रोडक्शन। नॉर्मली रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन क्या होता है, 2-3 लाइंस का, और केस स्टडी क्या होती है, बड़ा पैराग्राफ। लेकिन फिर बता दूं 100% नहीं, 90% से ज्यादा 100। बाज़ का ऐसा भी होता है पैराग्राफ देता है, एंड पे रिक्वायरमेंट होती है रिप्रोडक्शन की, वे इसको एक्सप्लेन कर दो, इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर दो, वो कंसेप्ट डेफिनेशन का होता है। और बाज़ का ऐसा होता है कि वो 2 सेंटेंस होते हैं, 2 सेंटेंस होते हैं, उसमें वो कोई केस स्टडी बना देता है, ठीक है, ऐसा भी होता है। लेकिन एग्जाम में, किसमें, आप आई कैप की जो एग्जाम्पल्स है ना वो देखें, वो 2-2, 3-3 लाइंस की होंगी, है वो भी केस स्टडी 2-2, 3-3 लाइंस की होंगी। वो सिर्फ इसलिए कि उसने आपको समझाने के लिए टू दी पॉइंट रखा हुआ है चीज़ों को, ताकि किताब जो है वो ज़्यादा लेंथी ना हो। एग्जाम में याद रखिए रूल क्या होगा, अगर 2-3 लाइंस का क्वेश्चन है तो वो रिप्रोडक्शन का है, और अगर पैराग्राफ है केस स्टडी है। पहला रूल, लेंथ ऑफ द केस बताएगी, लेंथ ऑफ द क्वेश्चन बताएगी कि रिप्रोडक्शन का है कि केस स्टडी है। क्लियर? चलिए, अच्छा चलिए साथ साथ थोड़ी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं जरा। कोई सा भी चैप्टर 2 या 3 में से आप रैंडमली अपनी मर्जी से कोई सा भी चैप्टर खोले, किसी भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव पे जाए, उसके एंड पे देखिए पास्ट पेपर का कोई क्वेश्चन मौजूद है, कोई सा भी कास्ट चैप्टर 2 या 3 जो आपने पढ़े उनमें से पास्ट पेपर का होना चाहिए, पास्ट पेपर का है? तो जरा देखिए, अब इसमें उस क्वेश्चन को देखिए क्या वो लेंथी है। जैसे रैंडम बेस के ऊपर हम अगर सेलेक्ट करें तो हमने देखा पेज नंबर 24 जी, 23, 24 देख लें आप। देखिए क्वेश्चन नंबर, इसमें आई कैप का जो पेज 23 लर्निंग चैप्टर 2 का लर्निंग ऑब्जेक्टिव है 5, इसमें पहला क्वेश्चन आई कैप का है, ऐसे ही है। ये बताइए रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है कि केस स्टडी है? रिप्रोडक्शन, एक लाइन में उसने निपटा दिया। अच्छा, इसी पे अगर आप आगे चलें तो इसमें देखें एक क्वेश्चन आता है 28 है। अब ये बताइए रिप्रोडक्शन है केस स्टडी? बिल्कुल केस स्टडी है, ठीक है। तो ये आप क्लियरली, लेकिन इसके साथ क्वेश्चन 26 को भी देखें, ये कुछ दरमियाना सा है। ये ना तो हम इसको कह सकते हैं कि ये शॉर्ट है और ना कह सकते हैं लॉन्ग है। तो इसका मतलब सिर्फ एक रूल काफ़ी नहीं है, हमें कुछ और रूल्स भी सीखने हैं। लेकिन बहरहाल इस एक रूल ने हमें इस काबिल बना दिया कि हम बहुत से क्वेश्चंस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये रिप्रोडक्शन का है कि स्टडी का। तो आइए अब दूसरे कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, दूसरे रूल की तरफ चलते हैं। पहला समझ आ गया आपको, केस स्टडी कैसे पहचानेंगे? पहला रूल क्या है? लेंथ ऑफ द क्वेश्चन। दूसरा, यूजुअली केस स्टडी गिव्स अस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट ए ट्रांजैक्शन
and are some discussion arguments by parties. For example, offerer, offeree, principal, agent, partners, ये different parties हो सकती है ना. ऑफरर, ऑफरी, प्रोमिजर, प्रोमिजी, वो एक ही बात समझे तकरीबन. प्रोमिजर प्रोमिजी भी जाहिर है वो नेक्स्ट स्टेज की बात होती है. कभी एजेंट होगा, कभी प्रिंसिपल होगा, कभी पार्टनर होंगे, उनकी आपस में कोई ना कोई डिस्कशन चल रही होगी. तो क्वेश्चन के अंदर क्या करेगा, केस स्टडी गिव्स अस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट ए ट्रांजैक्शन, कोई ना कोई ट्रांजैक्शन बताएगा, सेल की, परचेज की, ठीक है. पार्टीज बताएगा, पार्टीज के नाम बताएगा, पार्टीज के बारे में, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, और उन पार्टीज के आर्गुमेंट, स्टेटमेंट्स बताएगा. ठीक है. यानी इसमें हमें क्या बता रहा है कि आपने क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन से अंदाजा लगाना है. अगर तो इंफॉर्मेशन है जनरल, इंफॉर्मेशन है जनरल, तो वो रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है. और अगर इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक है, जिसमें कुछ स्पेसिफिक पर्संस का जिक्र कर रहा है, उनकी ट्रांजैक्शंस का जिक्र कर रहा है, उनके आर्गुमेंट्स का जिक्र कर रहा है, तो वो क्या होगा, केस स्टडी होगी. ठीक है. अब जरा ये इस रूल के मुताबिक हम देखते हैं, किधर थे हम अभी, कौन से वाला हमने सैंपल में, हाँ अब इसमें देखें क्वेश्चन 27 और 26 देखें, जिसको हम पहले रूल से तो क्लियरली डिफरेंशिएट नहीं कर पाए थे. ठीक है, पुराने वाली आगे पीछे ना, हम 26 27 पहुंच गए. अब पहले वाले रूल से हम, लेकिन अब पढ़ के देखिए इनको, ये मुराद वाला और बतूल वाली है. मुराद ऑफर्स हिज कार टू सनम फॉर 40, देखें नाम, एनक्लोज्ड, पे ऑर्डर, बैलेंस इन मंथली इंस्टॉलमेंट. बताइए जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि स्पेसिफिक पर्संस का जिक्र कर रहा है, उनके ट्रांस, तो क्या हो गया, केस स्टडी हो गई है. फिर इसके बाद 27 में भी देखें, वो छोटे सा है, पहला रूल अप्लाई नहीं हो रहा है इसमें, लेकिन दूसरे रूल के मुताबिक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है पर्संस की, ट्रांजैक्शंस की, तो ये क्या हुआ, केस स्टडी हुई. पहला रूल था लेंथ ऑफ द क्वेश्चन, उससे पता चलेगा केस स्टडी है कि नहीं. दूसरा रूल इंफॉर्मेशन ऑफ द क्वेश्चन, इससे पता चलेगा केस स्टडी है कि नहीं. इंफॉर्मेशन कौन सी, स्पेसिफिक. लेंथ में क्या रूल था, शॉर्ट तो लार्ज तो केस स्टडी. इंफॉर्मेशन में क्या, जनरल है तो रिप्रोडक्शन, और अगर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है तो केस स्टडी. क्योंकि पहले पहचानेंगे फिर उसके साथ सलूक करेंगे ना वैसा जो केस स्टडी का करना चाहिए. तीसरा, रिक्वायरमेंट ऑफ केस स्टडी, आपको रिक्वायरमेंट से भी पता चलेगा. नॉर्मली जब कहता है एक्सप्लेन दी टर्म, ब्रीफली स्टेट रूल्स, रूल्स बताओ, टर्म्स बताओ, कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दो. ठीक है, रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन. केस स्टडी में रिक्वायरमेंट क्या होती है, यूजुअली रिक्वायरमेंट ऑफ केस स्टडी आस्क्ड टू डिस्कस वैलिडिटी ऑफ समथिंग. रिक्वायरमेंट में जहां कहीं पूछ लेना, बताओ ये चीज कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि नहीं, बताओ ये ट्रांजैक्शन वैलिड है कि नहीं. इसका मतलब क्या है, किसी भी चीज की, वो किसी कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी के बारे में पूछ सकता है, किसी इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, कोई और पेपर, रिटर्न कोई भी एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो सकता है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है. जब आपसे पूछा बताओ ये वैलिड है कि नहीं, इस सिचुएशन में, जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट में बताओ ऑफर वैलिड है कि नहीं, एक्सेप्टेंस वैलिड है कि नहीं, रेवोकेशन वैलिड है कि नहीं, पूछता था ना. तो इसका मतलब क्या होगा, ये केस स्टडी है. जब वो कहे बताओ इस सिचुएशन में इन पार्टीज के राइट्स एंड ड्यूटीज क्या हैं, इस सिचुएशन में इन पार्टीज के राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है, जिसका मतलब क्या होगा, ये केस स्टडी है, जिसमें हमने बताना है कि जो दो पार्टीज की आपस की ट्रांजैक्शन हुई है, इसमें किस पार्टी का फॉल्ट था, कौन सी पार्टी ठीक है. ठीक है, किसका राइट है, किसका ड्यूटी है. राइट्स और ड्यूटी में तो फर्क आपको पता है ना, जो एक का राइट है वो दूसरे की ड्यूटी, नॉर्मली ऐसे. और फिर वेदर पार्टी विल बी एबल टू रिकवर एनी अमाउंट और सक्सीड इन केस,
या बाज़ औक़ात ये भी लिखा, बताओ कि पार्टी कुछ अमाउंट रिकवरी कर सकती है, क्या पार्टी इस केस में सक्सीड होगी, सक्सेसफुल होगी, बताओ। तो ये जो अल्फाज हैं ख़ास तौर पे जो बोल्ड किए हुए हैं, वैलिडिटी, राइट्स एंड लायबिलिटीज, रिकवर, ये अल्फाज अगर रिक्वायरमेंट में आ गए मतलब केस स्टडी है। तो तीसरा रूल उसने बताया रिक्वायरमेंट। 3 रूल हमारे पास आ गए केस स्टडी को पहचानने के, लेंथ ऑफ द क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन ऑफ द क्वेश्चन, रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। लेंथ, इंफॉर्मेशन, रिक्वायरमेंट, ठीक है। रिक्वायरमेंट में कौन कौन से अल्फाज आते हैं नॉर्मली आईकैप जब केस स्टडी सेट करता है? वैलिडिटी के बारे में बताओ, राइट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में बताओ, रिकवरी के बारे में बताओ। यहाँ पे रुक के हमारा पहला चेक पॉइंट, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो यहाँ पे पूछ लें। इसके बाद आपने घर जाके ना चैप्टर 2 और 3 में हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं आई कैप वाले, सिर्फ आई पास पेपर वाले, बुक वाले नहीं। बुक में उसने केस स्टडी बनाई हुई लेकिन जानबूझ के उनको शॉर्ट किया। आई कैप के पास पेपर, एक एक पास पेपर को सामने रख के आपने ये देखना है कि क्या आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि ये केस स्टडी है या कि रिप्रोडक्शन। क्योंकि रिप्रोडक्शन में तो हमने सिर्फ ये देखना है किस चैप्टर का कौन सा कंसेप्ट है, ये देख लिया, आंखें बंद करके छाप दो। लेकिन केस स्टडी में हमने किताब को माइंड में नहीं छाप के लिखना, केस को माइंड में रख के वो लिखना है। रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में किताब को जहन में रख के लिखना है, लेकिन केस स्टडी में जो सिचुएशन है उसको जहन में रख के लिखना, उस हिसाब से लिखना है। रिप्रोडक्शन आय का सॉल्यूशन मिलेगा आपको किताब से, रिप्रोडक्शन का सॉल्यूशन एज इट इज कहां से मिलेगा? किताब से। केस स्टडी का सॉल्यूशन इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन किया वहां से बनाना पड़ता है, इसीलिए जरूरी है। जी कोई प्रॉब्लम, कोई चीज समझ में नहीं आई तो पूछ ले जी। हाँ, रिप्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट क्या होगी? वो डिफरेंट, स्टेट, एक्सप्लेन, डिफाइन, आइडेंटिफाई वगैरह इस तरह के अल्फाज यूज करता है। मुझे बताया ना, आपको प्रैक्टिस से आपको परफेक्ट हो जाएंगे आप, या क्लोज टू परफेक्ट हो जाएंगे जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये आइडेंटिफाई करने में, ठीक है। तकरीबन 1 महीने के बाद तो इस काबिल होंगे आप कहेंगे सर रूल्स तो पता नहीं, उस वक्त जब बेस बन रहे थे ना उस वक्त रूल्स थे, अब इतने को पक्के हो गए हैं कि अब हमें याद रखने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन सामने आता है तो पता चल जाता है। ये शुरू में रूल्स, आपने इन रूल्स के मुताबिक अमल करना है, आहिस्ता आहिस्ता अमल करते जाएंगे तो ये रूल आपका एनालिसिस का लाजमी हिस्सा बन जाते हैं। फिर आपको एहसास भी नहीं होता लेकिन आप इन रूल्स को अप्लाई कर रहे होते हैं। यहां तक क्लियर? नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है? अगला स्टेप क्या है जी? हाइब्रिड क्लास में भी क्लियर? मुझे हाइब्रिड क्लास में ओके कीजिए, हाइब्रिड क्लास में ओके कीजिए, कोई क्वेश्चन तो नहीं है। ये फीमेल साइड से पूछिए, इन्होंने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। हाँ जी, इधर से पूछिए ना जी, कोई प्रॉब्लम तो जी? ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं हम। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा कौन सा है? इसको अटेम्प्ट का पहचान तो लिया, अब इसको अटेम्प्ट कैसे करना है? पहचान तो लिया, अब इसको अटेम्प्ट कैसे करना है? कह रहे आपका आंसर 2 हिस्सों में जाएगा, ठीक है। आपका आंसर, एक रूल जहन में रखिएगा, जब कभी कोई आपसे पूछे, अच्छा एक और चीज बता दूं, देखिए केस स्टडीज को अटेम्प्ट कैसे करना है, हर टीचर की अपनी अप्रोच होती है और जाहिर है हर प्रोफेशनल का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है दूसरे से, तो मे भी किसी टीचर की कोई डिफरेंट अप्रोच हो। स्टूडेंट ने किसको फॉलो करना होता है वाला? अपने टीचर को, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी होती है। मेरे ऊपर अपने स्टूडेंट की जिम्मेदारी है, किसी और स्टूडेंट की जिम्मेदारी नहीं। उनको फायदा हो तो अच्छी बात है, ना हो तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। लेकिन जो स्टूडेंट मेरे पास अल्लाह ताला ने भेजा है उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मेरे से हिसाब होना है कि मैंने हक अदा किया कि नहीं किया। तो इसीलिए जहां कहीं जो मैं अप्रोच बता रहा हूं वो मे भी डिफरेंट हो दूसरा, आपने इसको फॉलो करना, क्लियर? किसी दूसरी अप्रोच को फॉलो नहीं करना। मैं किसी दूसरी अप्रोच के ऊपर कमेंट नहीं करूंगा कभी,
ठीक है। लेकिन सिर्फ इतना कहूँगा, ये टेस्टेड एंड ट्रस्टेड अप्रोच आपको बताई जा रही है और मैं इसका जिम्मेदार हूँ। अगर इसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इससे ज़रा 1 इंच दाएं बाएं होंगे, जिम्मेदारी मेरी नहीं रहेगी। अटेम्प्ट कैसे करना है, कोई आपसे पूछे केस स्टडी को कैसे अटेम्प्ट करना है, आपने कहना है वैसे जैसे मूवीज में या ड्रामों में वो जज केस का फैसला सुनाते हैं वैसे अटेम्प्ट करना है। लॉ की केस स्टडी को कैसे अटेम्प्ट करना है, जैसे मूवीज में या ड्रामाज में जज केस का फैसला सुनाता। भाई कैसे फैसला सुनाता है, क्या ये कहता है भाई इसको फांसी दे दो, फैसला ये होता है फांसी दे दो, ये यही होता है एंड में तो ये, लेकिन सिर्फ यही नहीं होता। हाँ समझ आई। तो इसका मतलब पहली चीज हमने जो ये सीखी, जब केस स्टडी आएगी ठक करके हमने यस नो वैलिड इनवैलिड वैलिड वॉइड ये नहीं लिख देना, ट्रू फॉल्स नहीं लिख देना। जज ऐसे फैसला नहीं सुनाता, वो पहले पूरा कंटेक्स्ट सेट करता है, तमाम सबूतों और नहीं इससे भी पहले ताज़ीराते पाक, शाबाश, ताज़ीराते पाकिस्तान की दफा 302 के तहत, तब पहली चीज ये ताज़ीराते पाकिस्तान की दफा 302 के तहत, इसको ज़हन में रखना है। दूसरा, तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात की रोशनी में अदालत इस नतीजे पे पहुंची है, तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात, लिख ले कहीं लिख ले, 1 2 3 लिखे, 1 2 3 3 लाइंस लिखे, 1 2 3 पहली में लिखे, ऊपर लिख ले केस स्टडी को कैसे सॉल्व करना है, लॉ की केस स्टडी को कैसे सॉल्व करना है। नंबर वन ताज़ीराते पाकिस्तान की दफा 302 के तहत, बहन जी आप भी लिख लें, आप घर से सीए करने आई हैं। ताज़ीरात कैसे लिखा, ते एन जे जाल नहीं, एक जाल होता है एक जे होता है, जुआत नहीं, क्या अब आपको उर्दू भी पढ़ानी पड़ेगी। ये ले ताज़ीरात पाकिस्तान तो लिखना आता है ना, ते एन है ये रे ताज़ीरा, ये ते ताज़ीराते आगे पाकिस्तान, ताज़ीराते पाकिस्तान लिख लिया ये, हाँ शाबाश। ताज़ीराते पाकिस्तान की दफा 302, लिख लिया वे, ताज़ीराते पाकिस्तान की दफा 302। अच्छा आगे ये 1 था, इसके बाद 2 पे लिखे, अब नीचे आ जाए 2, दफा 302 के तहत, दफा 302 के तहत ऊपर लिखना है। अब 2 में क्या लिखना, आगे लिखें, तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात की रोशनी में, तमाम सबूतों और गवाहों के लिख ले मेरा भाई, लिख ले, जंग लड़ने आ गया हथियार कोई नहीं, शहीद होके जाएगा। जंग शहादत शहीद होने के लिए लड़नी चाहिए कि जीतने के लिए? जीतने के लिए। शहीद होने के लिए तैयार होना चाहिए, लेकिन असल मकसद शहीद होना, जीतना है। भाईजान लेके आए चीजें पूरी करके आया करें। तमाम सबूतों गवाहों के बयानात की रोशनी में, तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात की रोशनी में, ये लिख लिया आपने। फिर 3rd पे लिखे, अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि ये मुजरिम है, इसे फांसी दे दो, कि मुजरिम है, बस इतना लिख लें, मुजरिम है, फांसी नहीं हम कहते, हाँ फांसी दे कि ये मुजरिम है। अब देखें भाई, इसी तरह फैसला सुनाया जाता है। इसके 3 हिस्से हैं, 3 हिस्से। ये जो है ना कि ये मुजरिम है, और फिर इसके बाद इसको सजा सुनाई जाती है।
इसको हम कहते हैं डिसीजन। ये क्या है? डिसीजन। दुनिया का कोई भी जज सिर्फ डिसीजन नहीं देता, तो वो डिसीजन की कुछ बेस होती है। डिसीजन की बेस क्या है इसमें जरा देखें। डिसीजन क्या है कि ये मुजरिम, इस नतीजे पे पहुंची है, नतीजा कि ये मुजरिम है, ये जो मुजरिम है ये डिसीजन है। और ये इससे पहले बेसिस ऑफ डिसीजन क्या है? तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात। ये आपको सबूतों और गवाहों के बयानात केस स्टडी में मौजूद होंगे। आपको जो केस स्टडी दी जाएगी उसमें सबूतों और गवाहों के बयानात मौजूद होंगे, लेकिन फैसला, नतीजा आपने निकालना है। नतीजा आपने निकालना है। ठीक है जी। अच्छा, फिर इसके बाद ये जो है ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 302, ये क्या है? ये है रेलिवेंट लीगल प्रोविजन। रेलिवेंट लीगल प्रोविजन यानी जज के जो फैसला होता है ना, पूरी प्रोसीडिंग, एक जज ने फैसला अपनी मर्जी से नहीं करना, वो जो पाकिस्तान पेनल कोड है उसमें जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक फैसला कर रहा है। तो 300 ताज़ीरात पाकिस्तान दफा 302 ये क्या है? रेलिवेंट लीगल प्रोविजन जो पाकिस्तान पेनल कोड कानून की किताब है उसमें लिखा हुआ है कि 302 का जुर्म साबित हो तो ये सजा देनी है, जुर्म ऐसे साबित होगा, सजा ऐसे देनी है। ठीक है, तो हमारा केस के 3 एस्पेक्ट्स क्या बने? सोल्यूशन प्रेजेंट करना है, 3 हिस्से क्या बने? पहला रेलिवेंट लीगल प्रोविजन, दूसरा डिसीजन एंड बेसिस ऑफ डिसीजन। रेलिवेंट लीगल प्रोविजन, डिसीजन एंड बेसिस ऑफ डिसीजन। अच्छा, इसमें देखिए मैंने लीगल प्रोविजन नहीं लिखा, रेलिवेंट लीगल प्रोविजन लिखा है। अब फर्ज कीजिए जज ये कह रहा है, मुझे बताइए कि इस जज के साथ क्या होना चाहिए? कह ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 420 के तहत ये कत्ल का मुजरिम है, इसको फांसी दे दी जाए। वो कहेंगे इसको भी दे दो, जज को भी फांसी दे दो। क्यों? जज को क्यों? क्यों भाई? दफा 302 कत्ल की है, ये 420 कत्ल की है ही नहीं, वो तो फ्रॉड किया, फ्रॉड किया। तो खुद बताइए, हम जब केस स्टडी सॉल्व कर रहे होंगे हमें क्या पहले तसल्ली कर लेनी चाहिए ये केस फ्रॉड का क्या कत्ल का? ना केस कत्ल का हो सजा फ्रॉड की सुना दे, केस फ्रॉड का हो सजा कत्ल की सुना दे। इसीलिए केस में सबसे पहले आपने ये फैसला करना होगा कि मेरे सामने ये जो सिचुएशन रख रहा है ये किस चैप्टर के किस कंसेप्ट से है। केस में सबसे पहले क्या करना है? फैसला करना। रेलिवेंट लीगल प्रोविजन सबसे पहले। रेलिवेंट लीगल प्रोविजन क्या है? अब स्टेप बाय स्टेप इनकी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। अभी तक मैंने आपको क्या सिखाया कि जब भी आप केस स्टडी प्रेजेंट करेंगे ना, अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे, उसके 3 हिस्से होंगे। कंसेप्चुअली एग्री करते हैं? तीनों होने चाहिए। एक रेलिवेंट लीगल प्रोविजन, दूसरा डिसीजन और तीसरा बेसिस ऑफ डिसीजन। अब सुनिए ये आपको कैसे आपने लिखना है। सबसे पहले रेलिवेंट लीगल प्रोविजन, एक चीज नोट कर लें, तरतीब और हेडिंग लाजमी नहीं है। तरतीब और हेडिंग, पहले डिसीजन लिखो बाद में बेसिस ऑफ डिसीजन, बाद में रेलिवेंट लीगल प्रोविजन, कोई मसला नहीं है। पहले बेसिस ऑफ डिसीजन लिख लो, फिर रेलिवेंट लीगल प्रोविजन, फिर डिसीजन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तरतीब हेडिंग लाजमी नहीं है, लेकिन रिकमेंडेड है, आपने इनको फॉलो करना। रिकमेंडेड है, आपने इसको फॉलो करना। प्रेजेंट करने का कोई तरीकाकार होता है ना, ठीक है, प्रेजेंट करने का कुछ तरीकाकार होता है, तो इसीलिए लाजमी नहीं लगा, आपने इसको फॉलो करना है। केस स्टडी अटेम्प्ट करेंगे 3, कौन से हैं पार्ट्स? रेलिवेंट लीगल प्रोविजन, डिसीजन, बेसिस ऑफ डिसीजन। रेलिवेंट लीगल प्रोविजन क्या? ये सुन लें, ये वो कंसेप्ट है जो हमारी किताब में लिखा हुआ है और उसके ऊपर उसने केस स्टडी सेट की है। ठीक है, जैसे वो कम्युनिकेशन का रूल, ऑफर कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन। याद रखें, कोई केस स्टडी आईकैप जितना मर्जी जोर लगा ले किताब से बाहर सेट नहीं कर सकता। आईकैप की भी कुछ लिमिटेशंस है। ठीक है, कोई भी केस स्टडी हमारे अगर हमने सारा सिलेबस कंप्लीट किया है ना, तो हर केस स्टडी जो भी आपके सामने आएगी आपको देख के पता चल जाएगा ये किस चैप्टर का कौन सा कंसेप्ट है।
तो रेलिवेंट लीगल प्रोविजन में आपने क्या सोचना है कि जो केस स्टडी मेरे सामने आई है ये ऑफर की है कि एक्सेप्टेंस की है, ये पता चल जाएगा कि नहीं, कि रेवोकेशन की है, भाई ये पता चल जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो ये रेलिवेंट लीगल प्रोविजन। फिर उसके बाद आपने रेलिवेंट लीगल प्रोविजन को लिख देना है। स्टेप नंबर 1 में क्या, केस को पढ़ा, एग्जाम में सामने पेपर पढ़ा, केस को पढ़ा, भाई ये कौन सा केस है, ये तो रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का केस है। फिर बार अच्छा रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस चैप्टर कौन सा था, 2 था, उसमें ये रूल क्या था, हाँ एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, लेकिन वो कम्युनिकेट होने से पहले पहले पहुंचना जरूरी है। ये जो कंसेप्ट जो आपने किताब में पढ़ा था ना, इसको आपने रेलिवेंट लीगल प्रोविजन की हेडिंग में लिखना है कि लॉ ये कहता है, ये केस जिस कंसेप्ट पे खड़ा है लॉ उसके बारे में ये कहता है। इसका मतलब आपको बताऊं क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि केस स्टडी भी 30% रिप्रोडक्शन है। नहीं समझ आई, कैसे केस स्टडी भी 30% रिप्रोडक्शन है, उसमें रेलिवेंट लीगल प्रोविजन जो है ना, वो जो किताब में लिखी है वो एज इट इज आएगी, ठीक हो गया, रेलिवेंट लीगल। उसके बाद आगे चलते हैं, फिर है डिसीजन एंड बेसिस ऑफ डिसीजन। पहले जो मर्जी लिख ले कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आप चाहे डिसीजन की हेडिंग लैदा दे, बेसिस ऑफ डिसीजन की हेडिंग लैदा दे, चाहे डिसीजन एंड बेसिस ऑफ डिसीजन इकट्ठी दे दे, मैं नॉर्मली डिसीजन एंड बेसिस ऑफ डिसीजन इकट्ठी देता हूं हेडिंग, उसके नीचे चाहे पहले बेसिस ऑफ डिसीजन लिख लें फिर डिसीजन, चाहे तरतीब और हेडिंग कोई फर्क नहीं पड़ता, चीज मौजूद होनी चाहिए, तरतीब और हेडिंग कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डिसीजन बेसिस, अच्छा अब जो बेसिस ऑफ डिसीजन है ये क्या है, ये है कि क्वेश्चन के अंदर की जो इंफॉर्मेशन है, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है, उसे आपने अपने सॉल्यूशन में लिखना है इस सेक्शन में और डिसीजन देना है। जैसे फर्ज कीजिए कॉन्ट्रैक्ट है, कम्युनिकेशन पहुंच गई थी उस तक, उसके बाद एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो चुकी थी, उसके बाद रेवोकेशन थी, तो पहले आपने क्या करना है, पहले आपने ये लिखना है आपके ख्याल में ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो गया कि नहीं, ये लिख लें यानी डिसीजन दे दें। फिर उसके बाद क्या बताना है, बेसिस ऑफ डिसीजन, ये बताना है कि क्यों आप कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, क्यों हो गया, तो आप कहेंगे भाई इसलिए क्योंकि कम्युनिकेशन हो चुकी है, कम्युनिकेशन हो चुकी है एक्सेप्टेंस की। कुछ समझ आई, फिर से इंशाल्लाह पढ़ते हैं। हाउ टू अटेम्प्ट केस स्टडी बिजनेस लॉ, कह रहा है डिवाइड योर आंसर इन 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में हालांकि है 3 हिस्से, लेकिन हमने डिसीजन और बेसिस ऑफ डिसीजन को इकट्ठा कर दिया। डिवाइड योर आंसर इन 2 पार्ट्स, किस किस में, रेलिवेंट लीगल प्रोविजन और डिसीजन एंड बेसिस ऑफ डिसीजन। रेलिवेंट लीगल प्रोविजन में क्या लिखना है ये सुन लें, कह रहा है थिंक अबाउट चैप्टर एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑन विच दिस केस इज बेस्ड, सोचे ये केस ये सिचुएशन किस चैप्टर के किस कंसेप्ट पे बेस कर रही है, 302 के ऊपर के 420 के ऊपर, जिसके ऊपर बेस कर रही है वो रेलिवेंट हिस्सा, सिर्फ सारे का सारा नहीं, ये ना हो सारे के सारे एसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस आप छापना शुरू कर दें, नहीं नहीं, एक्सेप्टेंस में सिर्फ कम्युनिकेशन की बात करनी है, समझ रहे हैं। लीगल प्रोविजन के साथ रेलिवेंट का लफ्ज क्या बता रहा है आपको, कि सारा कंसेप्ट ना छापना, वो तो फिर 100% रिप्रोडक्शन हो जाएगा, सिर्फ रेलिवेंट से मुराद जो केस में जिक्र कर रहा है उससे रिलेटेड प्रोविजन लिखो, ठीक है। रिप्रोड्यूस दैट कंसेप्ट हियर, यानी केस स्टडी में भी रिप्रोडक्शन आ गई, रिप्रोड्यूस दैट कंसेप्ट हियर बट ओनली दैट पोर्शन विच इज रेलिवेंट टू केस, यानी रिप्रोडक्शन है सही, एज इट इज नहीं है, जिस कंसेप्ट के ऊपर अगर 10 एसेंशियल्स थे, कंसेप्ट सिर्फ 1 या 2 एसेंशियल्स के ऊपर बेस कर रहा है केस स्टडी, तो आपने रेलिवेंट लीगल प्रोविजन में कितने एसेंशियल लिखने हैं, सिर्फ 1 या 2 जो के क्वेश्चन में, समझ आ रही है। फिर आगे चलते हैं, होल कंसेप्ट इज नॉट टू बी प्रोड्यूस, होल कंसेप्ट इज नॉट टू बी प्रोड्यूस, वरना तो 100% रिप्रोडक्शन ही बन जाएगी, होल कंसेप्ट इज नॉट टू बी प्रोड्यूस, लिख दिया जी।
कह रहे हाँ अगर मार्क्स 2 या उससे कम हो ना, कभी कभी ऐसी केस स्टडी भी होती है कि मार्क्स 2 या उससे कम होते हैं, तो फिर आप ये वाला हिस्सा छोड़ दें, फिर डायरेक्ट डिसीजन और बेसिक डिसीजन पे आ जाए, फिर डायरेक्ट बेसिक डिसीजन पे आ जाए। क्योंकि कम मार्क्स हैं तो फिर कम चीजें लिखनी चाहिए, ज्यादा मार्क्स हैं ज्यादा चीजें लिखनी चाहिए। 2 मार्क्स हुए तो हमने नहीं लिखने, 3 हुए तो, 4 हुए तो, 5 हुए तो लिखनी है। रेलिवेंट लीगल प्रिविलेज समझ आ गई? कौन सा चैप्टर कौन सा कंसेप्ट, कौन सा चैप्टर कौन सा कंसेप्ट, वो ये वाला कंसेप्ट। अच्छा इसका रेलिवेंट पोर्शन छाप दो इधर, यहां तक हो गया। आगे चलें, डिसीजन एंड बेसिस ऑफ डिसीजन। कह रहा है स्टेट योर डिसीजन, यस के नो, वैलिड के वॉइड, ट्रू और फॉल्स, करेक्ट के इनकरेक्ट, ये है डिसीजन। मुजरिम है कि नहीं है, मुजरिम है कि, लिखो लिखो लिखो। लेकिन क्या सिर्फ डिसीजन लिख देंगे? सबूत और गवाहों के बयानात का जिक्र होना चाहिए कि नहीं जजमेंट में? क्या जजमेंट में सबूत और गवाहों के बयान कहां से मिलेंगे? कहां से मिले? क्वेश्चन से। कह रहा है गिव रीजन, ऊपर डिसीजन तो दे दिया, अब उसकी बेसिस यानी रीजन भी तो। रीजन मींस, गौर से सुनिए गौर से सुनिए गौर से सुनिए, रीजन मींस लिंकिंग द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, जो किसी का नाम हो सकता है, जो पार्टीज का रिलेशनशिप हो सकता है, जो डेट्स हो सकती हैं, क्वेश्चन की जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, केस स्टडी की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो उसने दी हुई है, उसको आपने लिंक करना है किसके साथ? विद रेलिवेंट लीगल प्रोविजन। रेलिवेंट लीगल प्रोविजन, केस सामने आया, केस की इंफॉर्मेशन ये है, हमसे पूछ रहा बताओ क्या करोगे। हमने पहले सोचा ये कौन सा लीगल कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है, उस चैप्टर में उस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में जाके रेलिवेंट पोर्शन छाप दिया, ये हमारे सामने लॉ आ गया। अब ये केस आ गया, हमने इस केस के फैक्ट्स को लॉ की रोशनी में एनालाइज करना है, लीगल रिक्वायरमेंट को इस केस पे अप्लाई करना है। तो हमने पहले ज़बानी कलामी करके कि क्या होना चाहिए, यस नो कर दिया, फिर उसके बाद बताना है कि क्वेश्चन के अंदर ये पर्सन है, ये डेट है, ये रिलेशनशिप है, जिसकी वजह से ये एग्रीमेंट वैलिड है या वॉइड है। असल में जिसे हम कहते हैं ना केस स्टडी, खुद सोचे 3 हिस्से हैं केस स्टडी को प्रेजेंट करने के। रेलिवेंट लीगल प्रोविजन भी आसान है, याद किया होगा, रटे लगाए होंगे हमने। डिसीजन भी आसान है, आप इस वक्त डिसीजन करने के काबिल हो गए हैं। ये जो मैं आपसे कहता था ना कि अभी एनालिसिस करवाना है, आपसे एनालिसिस करवाना है, वो क्या था बेसिकली? ये था कि आप डिसीजन करने के काबिल हो जाए, वो आप इस वक्त हैं। अब आपने आज क्या नई चीज सीखी? बेसिस ऑफ डिसीजन। बेसिस ऑफ डिसीजन के क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को कैसे रेलिवेंट लीगल प्रोविजन के साथ मिला के देखना है कि लॉ की कौन सी रिक्वायरमेंट इस केस में वायलेट हो रही है। लॉ कह रहा था ये हो हमारे गिवन केस में, क्या ये चीजें हो रही है? अगर तो जो लॉ ने कहा था सारी चीजें केस में वैसे ही हो रही हैं, जो लीगल प्रोविजन ने कहा था सारी चीजें हमारी केस स्टडी में वैसी ही हो रही हैं, हम क्या कहेंगे? यस वैलिड है। और अगर उनमें से किसी की वायलेशन हो रही है, और कहता है यही है असल स्किल जो आपने डेवलप करनी है, दिस इज द रियल स्किल विच रिक्वायर्स प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ही एक्सपर्ट होते जाएंगे। तो किसी भी केस स्टडी जब आपने अटेम्प्ट करने के बाद सॉल्यूशन के साथ कंपेयर करना है ना, आज के बाद कोई एक क्वेश्चन भी आई कैप का खास तौर पे जो एग्जांपल्स होती है ना, मेरी कोशिश होती है उनको भी इसी अप्रोच के मुताबिक करूं, लेकिन आई कैप ने छोटी छोटी दी होती है तो बाज़ बार मैं भी डंडी मार जाता हूं, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूं उनको। लेकिन आई कैप के जो पास्ट पेपर के क्वेश्चन होंगे, एक एक क्वेश्चन जब आपने केस स्टडी को करना है ना, उसके बाद आपने देखना है क्या इस अप्रोच के मुताबिक आपका सॉल्यूशन और जो बुक का सॉल्यूशन है मैच करते हैं कि नहीं। और इसमें सबसे ज्यादा अहम चीज क्या मैच करनी है आपने? आपके लिए सबसे ज्यादा अहम चीज क्या होगी मैच करने वाली? बेसिस ऑफ डिसीजन। बेसिस ऑफ डिसीजन, इसको कंपेयर करना भाई कर लेंगे।
कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें, समझ आ गया जो समझाना चाह रहा था? जरा समराइज करते हैं क्विकली। मुझे बताइए केस स्टडी को अटेम्प्ट करना है, एग्जाम में क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आया, दो बड़े स्टेप्स क्या हैं? बड़े स्टेप, पहले आइडेंटिफाई करना है केस स्टडी है भी कि नहीं, फिर उसके बाद उसको अटेम्प्ट करना है। आइडेंटिफाई करने के क्या रूल्स हैं? लेंथ ऑफ द क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन ऑफ द क्वेश्चन, रिक्वायरमेंट। लेंथ ज्यादा है, लेंथ कम है, रिप्रोडक्शन। अच्छा, इंफॉर्मेशन, जनरल इंफॉर्मेशन दी है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जैसे नेम है, डेट्स हैं, प्लेसेस हैं, फिर क्या है? केस स्टडी। रिक्वायरमेंट, केस स्टडी की रिक्वायरमेंट्स में नॉर्मली क्या अल्फाज यूज करता है? वैलिड, बताओ वैलिड है कि नहीं? राइट्स एंड ड्यूटीज वगैरह वगैरह। इसके बाद अटेम्प्ट की तरफ आ जाए, कैसे अटेम्प्ट करना है? आपने अपने क्वेश्चन की दो हेडिंग्स क्या बनानी है? रेलिवेंट लीगल प्रोविजन, डिसीजन एंड बेस्ड डिसीजन। पहले कौन सी लिखेंगे? फिर उसके बाद रेलिवेंट लीगल प्रोविजन में क्या लिखना है, कैसे डिसाइड करेंगे? सोचना है कि ये क्वेश्चन जिस कंसेप्ट में बेस कर रहा है किस चैप्टर में था और किस लर्निंग ऑब्जेक्टिव, कौन से सेक्शन प्रोविजन में था, उसका रेलिवेंट हिस्सा जो जिसका क्वेश्चन में जिक्र कर रहा है, सारे का सारा नहीं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, रेलिवेंट हिस्सा आपने इधर प्रोड्यूस कर देना है। क्लियर? ये हो गया। फिर इसके बाद आपने ज़मानी कलामी एनालिसिस करना है। अच्छा, ये पढ़ लिया मैंने, ये तो गलत बात कर रहा है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, ये तो कॉन्ट्रैक्ट, इसमें तो सारी कंडीशन टाइम बार्ड डेट है, उसके लिए तो 3 कंडीशन होती हैं, ये तो वो कंडीशन पूरी कर ही नहीं रहा। तो उसके बाद आपने लिख देना यस के नो। क्या सिर्फ यस नो लिख देना काफी है? बेसिक डिसीजन भी बताना। अब आपने क्वेश्चन के अंदर से ढूंढना है कि कौन सी लीगल रिक्वायरमेंट है जो आपके गिवन क्वेश्चन में पूरी नहीं हो रही, ठीक है? फिर उसको आपने लिख देना है ये मसला है, ये मसला है। क्लियर? ये अब आपने इसको प्रैक्टिस करनी है। शुरू में 5-6 केस स्टडीज तक आपको कुछ प्रॉब्लम होगी, उसके बाद इंशाल्लाह इस अप्रोच के ऊपर आपकी ग्रिप आ जाएगी, और एक दफा ग्रिप आ गई फिर अप्रोच कहीं नहीं जाते। ठीक है जी? और ये जो सीखा है हमने, ये किसी एक स्पेसिफिक चैप्टर के लिए नहीं सीखा। बिजनेस लॉ की हर केस स्टडी जो होगी वो इसी अप्रोच के मुताबिक होगी। क्लियर जी? चेक पॉइंट, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लें वन बाय वन। अगर क्वेश्चन में यस और नो क्लियर हम ना लिख सके, अगर यूज हो तो दूसरा ये कि देखिए, ये क्वेश्चन के अंदर डिटेल अल्फाज क्या होने चाहिए इनके बारे में सोच लें, सुन लें, इनके बारे में सुन लें। रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन देखिए, असल में ना हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं ना, वो नंबर्स में एक्सपर्ट होते हैं, अल्फाज में एक्सपर्ट नहीं होते अमूमी तौर पे। नंबर्स के सब्जेक्ट क्योंकि हमें बाय डिफॉल्ट पसंद होते हैं। आपका ज्यादातर टाइम, आप खुद अंदाजा लगा ले, पिछले 1 महीना तो हो गया आपको सीए में FR1 भी पढ़ रहे हैं, आपका कितना टाइम FR1 कैलकुलेटर के साथ गुजरा और कितना टाइम लिखते हुए गुजरा है, कितना टाइम कैलकुलेटर पे गुजरा, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ज्यादातर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं वो अपना वक्त कैसे गुजारते हैं। तो चूंकि थ्योरेटिकल था, नॉर्मली इसको लिखना पढ़ना कम होता है, तो अल्फाज इसीलिए याद रखिए। आपके ये जो स्टूडेंट होता है ना, उसकी ये परसेप्शन डेवलप हुई होती है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन जैसे करने हैं वैसे ही केस स्टडी भी करनी है, थ्योरेटिकल भी करने हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्या होता है, 19 का 20 हो जाए ना गलत है, 19 का 18 हो जाए वो भी गलत। भाई ऐसे ही है, बैलेंस शीट की एक तरफ 19 हो एक तरफ 18 हो, भाई सही होता है? आपको 19-20 का फर्क है क्या है? नहीं, उन्हें बैलेंस शीट आउट हो गई। अकाउंटिंग के क्वेश्चन में आपके फिगर्स का मैच होना सॉल्यूशन के साथ जरूरी होता है, वरना इसका मतलब आपने कोई ना कोई गलती की। थ्योरी में ऐसा नहीं होता, नंबर्स का एज इट इज मैच होना जरूरी होता है। सुन लें, अल्फाज का मैच होना जरूरी नहीं है। इनकी वोकैबुलरी कुछ और है, इनकी वोकैबुलरी कुछ और है। इंग्लिश में एक ही लफ्ज को बताने के लिए हो सकता है कंसेप्ट को बताने 6 अल्फाज हों, होते हैं ना इस तरह। इन्होंने कोई और लफ्ज इस्तेमाल किया, इन्होंने क्या गलत हो गया? क्यों? काउंटिंग में तो गलत हो जाता है, नंबर डिफरेंट हो तो। ये काउंटिंग नहीं है, थ्योरी है। इसलिए आप जब आगे चलेंगे ना,
तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आई कैप ने, ये मैं बुक के स्टार्ट में ये लिखा भी हुआ है, ये हमने आई कैप से कंफर्म भी किया है कि अगर आपके अल्फाज जो सोल्यूशन में या किताब में है हमारे स्टूडेंट के अल्फाज उससे मुख्तलिफ हों तो क्या वो गलत है कि सही है? उसने कहा ना सिर्फ सही है बल्कि हम इसे इनकरेज करते हैं, क्योंकि हमारा प्रोफेशनल स्टूडेंट जो होता है ना, वो इसका मतलब यह है कि उसने रटा नहीं लगाया हुआ। इसका मतलब क्या है? उसने प्रोफेशनल, इसका मतलब उसने अपनी जजमेंट अप्लाई की है, जजमेंट अप्लाई की है। तो अगर हमारे सोल्यूशन के साथ अल्फाज मैच कर गए तो भी अच्छा है, तो भी अच्छा है। लेकिन ज्यादातर केसेस में क्या होगा, जो हमारा सोल्यूशन है, जो बच्चे अल्फाज है, वो उससे डिफरेंट होंगे। कंसेप्ट सेम होना चाहिए, कंसेप्ट सेम होना चाहिए। अकाउंटिंग का रूल क्या है? कंसेप्ट भी सेम हो, नंबर्स भी मैच हो, नंबर्स भी मैच। अकाउंटिंग में नंबर्स भी मैच होना जरूरी है। थ्योरी के किसी सब्जेक्ट में, किसी केस स्टडी में याद रखें, अल्फाज मैच होना जरूरी नहीं है, बल्कि नहीं होते। सुबह आप एक चीज, एक लाइन सोचें, ये एक लाइन लिखनी है, शाम को आप वही लाइन दोबारा सोचें, अल्फाज हो ही नहीं सकता कि सेम हो, जो मॉर्निंग वाले हो ही नहीं सकता। कंसेप्ट सेम होना जरूरी है। ये आप बार बार क्वेश्चन पूछेंगे, सर क्या लाजमी है कि जैसे बुक में लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन वैसे ही लिखी जाए? लाजमी नहीं है। हाँ, जिन स्टूडेंट की इंग्लिश बिल्कुल फारग है ना, मतलब फारग से मुराद है कि जो खुद से सेंटेंस क्रिएट नहीं कर सकते, खुद से कोई ऐसे नहीं लिख सकते, माई काऊ का ऐसे, जो माई काऊ माई टेबल का ऐसे खुद से लिख सकता है ना स्टूडेंट, इसका मतलब है वो लीगल कंसेप्ट को भी अपने अल्फाज में बता सकता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं वो कहते हैं सर बिल्कुल ही नहीं इंग्लिश, तो फिर उनके लिए यही है कि रटा लगाए, एक्सप्लेनेशन का भी, ठीक है। वरना हेडिंग्स को याद कर लें सब्जेक्ट की, अल्फाज बाकी जो कंसेप्ट याद नहीं करना। देखिए रट्टा जो होता है ना, रट्टा वैसे बदनाम है, रट्टा अच्छी चीज है, लेकिन ये तरीका होता है किस चीज का रट्टा लगाना है और कैसे लगाना है, किस चीज का। तो आपने जब ये सब्जेक्ट तैयार करना है ना, सिर्फ हेडिंग्स का रट्टा लगाना, याद रखे, सिर्फ एक्सप्लेनेशन का नहीं। लग जाए तो बुरी बात, मतलब कोई प्रॉब्लम परेशानी हो, लेकिन अगर आपको एक्सप्लेनेशन याद नहीं हो रही, आप कह रहे रट्टा लगा के जाऊंगा, आपकी जिंदगी अजाब हो जाएगी, सब्जेक्ट पास नहीं होगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हेडिंग्स याद करनी है, एक्सप्लेनेशन कोशिश करनी है, पढ़ लें 2-4 दफा ताकि पता चले क्या क्या रहा है, उसको अपने अल्फाज में लिखें, ये ज्यादा बेहतर है। नहीं लिख सकते, कोई चीज मुश्किल लगे तो फिर एज इट इज भी लिख दें, हर्ज कोई नहीं। और केस स्टडी तो याद रखें, केस स्टडी ये तो होगी ही आपके अल्फाज में। तो आपने आके ये एतराज नहीं करना, सर ये देखें मेरा बेसिस ऑफ डिसीजन आपकी बेसिस ऑफ डिसीजन में फ़र्क है, आपने बड़े अच्छे अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए हुए हैं, मैंने ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं, मेरी भी कैपेबिलिटी हो सकता है थोड़ी सी 2-4 अल्फाज आपसे ज़्यादा हूँ, आपने कम पढ़ी। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप अपना कोई भी मुद्दा, कोई भी मसला बयान नहीं कर सकते। कर सकते हैं बिल्कुल, अल्फाज मुख्तलिफ होंगे। तो इसीलिए याद रखिए, जब आप मेरे पास आएंगे ना, सर आपने कुछ और लिखा, मैंने कुछ और लिखा, फ़र्क आ गया मेरे, तो मैं आपसे 2 चीज़ें पूछूंगा। पहला सवाल पूछूंगा, क्या डिसीजन दोनों का सेम है? मैंने उधर यस किया, आपने भी यस किया क्या? मैंने उधर नो किया, आपने भी नो किया क्या? डिसीजन सेम है? डिसीजन सेम है, ठीक। दूसरी चीज़ मैं पूछूंगा, क्या जो बेसिस ऑफ डिसीजन में मेन कीवर्ड जो कंसेप्ट है, क्या आपने उसी का जिक्र किया है जिसका मैंने अपने बेसिस ऑफ डिसीजन में जिक्र किया? ठीक है, क्या उसी, अगर आपने कहा ना उसी का जिक्र किया, फिर मैं अल्फाज नहीं देखूंगा, मैं आपका डिसीजन देखूंगा और बेसिस ऑफ डिसीजन में आपने किस कंसेप्ट को, किस इंफॉर्मेशन को, ये देखूंगा। अल्फाज मैच नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे, होने भी नहीं चाहिए। एक स्टूडेंट आ गया, चेक आपके टेस्ट चेक होते हैं ना, टीए कहने लगा सर ये देखें, ये इस स्टूडेंट का, ऑनलाइन का कोई स्टूडेंट था पिछले सेशन के बाद, आपके केस स्टडी के साथ एज इट इज मैच कर रहा है, अल्फाज भी। आप बताइए क्या क्या समझ में आता? क्या ये समझ में आता बहुत इंटेलिजेंट, ये तो सर के लेवल का आ गया स्टूडेंट, ये क्या जहन में आता है? वो केस स्टडी का भी रट्टा लगा लिया, वो सोल्यूशन शायद साथ ही पढ़ा, मतलब हो सकता है ऐसा ना हुआ मे भी, लेकिन मेरा ख्याल है, मेरे जहन में ये बात आई, सोल्यूशन भी साथ पढ़ा था, पहले सोल्यूशन देख लिया, बाद में क्वेश्चन देखा।
तो आपने जब कभी केस स्टडी अटेम्प्ट करनी है पहले क्वेश्चन सॉल्व करना है, बाद में सॉल्यूशन देखना है। पहले सॉल्व करना है, बाद में सॉल्यूशन देखना है। अल्फाज फर्क होने से प्रॉब्लम कोई नहीं है, कंसेप्ट सेम होना चाहिए। कुछ समझ आई आपको? तो अब आपने कोशिश करें कि आज आपके लिए ऑप्शनल एक्सरसाइज है, अभी आगे तो है हम नहीं चल सकते, ये कल करेंगे। ऑप्शनल एक्सरसाइज ये है, चैप्टर 2 में से कोई सी 2 केस स्टडीज, यानी आप अपनी मर्जी, चेक हम करेंगे। चैप्टर 2 में से कोई सी आई कैप की 2 केस स्टडीज और चैप्टर 3 में से कोई सी आई कैप की 2 केस स्टडीज। ये आपने इस सजेस्टेड फॉर्मेट के ऊपर अटेम्प्ट करके लानी है और फिर सॉल्यूशन के साथ कंपेयर भी करना है। और फिर कल मेरे से पूछना भी है, सर मैच नहीं हो रहा सॉल्यूशन, सर मैच नहीं, ठीक है जी, समझ आ गई असाइनमेंट क्या है? कर लेंगे, आपकी मर्जी का असाइनमेंट लाजमी है, लेकिन क्वेश्चन की सिलेक्शन आपकी अपनी है। हाँ जी बिल्कुल, इस अप्रोच के मुताबिक करना है। असल में आपको, अब मैंने ड्राइविंग करना सिखा दिया है, अब गाड़ी दे के आपको कह रहे हैं मोटरवे पे चढ़े, नहीं ठोकने नहीं है, नहीं कोई बात नहीं, शुरू में छोटा बहुत प्रॉब्लम हो भी जाए, प्रॉब्लम नहीं है। वो एडवांस भाई क्लियर हो गया क्या? असाइनमेंट नोट कर लिया आपने? चलिए आज का लेक्चर भी यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।